गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा नया चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। जैसे कि हमने क्या पढ़ा था लास्ट चैप्टर डी एंड एफ ब्लॉक के अंदर। डी एंड एफ ब्लॉक के अंदर हमने क्या कहा था कि ट्रांजिशन जो मेटल्स थी उनके सराउंडिंग में उनको कौन अप्रोच करती थी, लिगेंड्स अप्रोच करती थी। यानी कि एक मेटल के सराउंडिंग में हमारे पास हमने क्या देखा था, या तो कोई एनायनिक या फिर कोई न्यूट्रल लिगेंड क्या करती थी, मेटल को अप्रोच करती थी। और जैसे ही हमारे पास मेटल को क्या करती थी, एनायनिक या न्यूट्रल लिगेंड अप्रोच करती थी, तो हमने क्या कहा था कि वो कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन करते थे। कि हमने क्या कहा था, जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स है हमारे पास, जितने भी ट्रांजिशन मेटल्स थी हमारे पास, वो सारी की सारी क्या करती थी, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाती थी। अब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या थे, इसका मतलब एक सेंट्रल मेटल एटम को किसके द्वारा, लिगेंड्स के द्वारा क्या किया गया था, सराउंड किया गया था। अब उन्हीं को हमने क्या कहा है, न्यू मॉडर्न केमिस्ट्री के हिसाब से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी हमारे पास क्या है, एक सेंट्रल मेटल एटम किसके द्वारा एसोसिएट की गई है, सराउंडेड की गई है एनायनिक या न्यूट्रल लिगेंड्स के थ्रू। डिफरेंस ये आ रहा भाई, अब हमारे पास न्यू मॉडर्न केमिस्ट्री के अंदर उनको क्या बोल दिया गया है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। पहले इनको क्या बोला गया था, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। और जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं आज हमारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा, यूं मान लो क्या लेके आई है, कंपाउंड्स लेके आए, बहुत बड़े कंपाउंड्स लेके। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का मतलब इसने क्या क्रिएट कर दी, जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना उसके अंदर बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर दी कि किस प्रकार ये कहाँ पर एडजस्ट हो सकते हैं, कहाँ पर मिल सकते हैं, कैसे क्या होता। सेम केस हमारे बायोलॉजिकल जो सिस्टम है ना, बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आते हैं। मीन्स अब हमें क्या स्टडी करनी पड़ेगी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, कोऑर्डिनेशन जो कंपाउंड्स है वो कहाँ पर यूज हो रहे हैं, कैसे कैसे उनकी फॉर्मेशन हो रही है, सबसे पहले इनको किसने डिस्कवर किया, कैसे पता चला कि हमें ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। ठीक है, तो जैसे हम आज अपनी बायो के अंदर बात करें, हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन के अंदर क्या होता है कि हम कहते हैं ना, हेमोग्लोबिन रेड कलर का पिगमेंट होता है, उसके अंदर भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है, जिसके अंदर आयरन मेटल सराउंड की जाती है, किसके थ्रू, लिगेंड्स के थ्रू। यानी कि जिसके अंदर हमारे पास पोरफिरिन लिगेंड होती है, वो हमें नहीं पढ़ना। बट यहाँ पर क्या कहता है कि जैसे हेमोग्लोबिन के अंदर हमारे पास क्या है, आयरन सेंट्रल मेटल एटम, उसके किसके द्वारा सराउंड किया गया है, लिगेंड्स के द्वारा सराउंड किया गया है। सेकेंड अगर हम बात करें क्लोरोफिल की, क्लोरोफिल के अंदर क्या होता है, मैग्नीशियम होता है, और मैग्नीशियम को किसने सराउंड कर रखा है, लिगेंड्स ने सराउंड कर रखा है। फिर अगर हम बात करते हैं किसकी, भाई थर्ड हमारे पास कंसेप्ट की, कौन सा कंसेप्ट हो सकता है और जो हमारी डेली लाइफ में यूज होता है, जैसे हम बोलते हैं ना विटामिन B12, साइनोकोबालामिन। साइनोकोबालामिन का मतलब क्या है कि हमारे पास विटामिन B12 के अंदर भी क्या होती है, विटामिन B12 के अंदर भी क्या होती है, कोबाल्ट मेटल होती है। और वो कोबाल्ट मेटल किसके द्वारा, अदर लिगेंड्स के द्वारा क्या की गई है, सराउंड। इट मींस जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वो हमारे पास बहुत ज्यादा ब्रॉड है। हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर हो सकते हैं, हमारे केमिकल सिस्टम के अंदर हो सकते हैं, मींस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जहां पर यूज हो रही है वहां पर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का बहुत बड़ा स्कोप है। ठीक है, तो ये एक मुसीबत बन गया है किसके लिए, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, कि भाई कहां पर कैसे कैसे इनको क्या करें, स्टडी करें। तो इनको बताने के लिए सबसे पहले हमारे पास कौन आया था, वर्नर साइंटिस्ट था हमारे पास। साइंटिस्ट का नाम क्या था, वर्नर। वर्नर ने क्या एक्सपेरिमेंट किया, सबसे पहले वर्नर ने ही क्या बताया कि हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड थे क्या, और कहां पर हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आ रहे थे। उसने कुछ एक्सपेरिमेंट किए, किसके ऊपर, कोबाल्ट क्लोराइड के ऊपर, किसके साथ रिएक्शन करवा के, अमोनिया के साथ रिएक्शन करके जो फर्दर कंपाउंड बन रहे थे उसको हमने किसके अंदर डाला, AgNO3। तो उस एक्सपेरिमेंटल के हिसाब से भी इसने क्या बताया कि हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या क्या हो सकते हैं और कहां पर हमारे पास यूज हो सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास अल्फ्रेड वर्नर 1866 से 1990 के अंदर आया, और उसने क्या कहा कि जो भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं उनके पास 2 वैलेंसी होती है, एक हमारे पास प्राइमरी वैलेंसी होती है और एक हमारे पास क्या होती है, सेकेंडरी वैलेंसी होती है। अब इसने कहा कि प्राइमरी वैलेंसी कौन सी थी, सेकेंडरी वैलेंसी कौन सी थी। उससे पहले इसने क्या कहा कि हमारे पास कोई भी जो सेंट्रल मेटल एटम है
जैसे हमारे पास अगर बाइनरी कंपाउंड्स की बात करते हैं, बाइनरी कंपाउंड्स का मतलब क्या है कि एक हमारे पास सेंट्रल मेटल एटम हो और सेकंड हमारे पास कोई अदर लिगेंड्स हो, तो उनका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा हमारे पास, उनकी प्राइमरी वैलेंसी हमारे पास क्या होगी। तो उसने सबसे पहले मान लो COCl3 की बात की थी, CdCl2 की बात की थी, तो उसने क्या कहा कि यहाँ पर हमारे पास इसकी प्राइमरी वैलेंसी कितनी है, 3 है, यहाँ पर इसकी प्राइमरी वैलेंसी कितनी है, 2 है। मींस यहाँ पर ये कितने लिगेंड्स इसके साथ एसोसिएट है, 3 है, इसके साथ कितने लिगेंड एसोसिएट हैं, 2 लिगेंड एसोसिएट है। ये तो सिर्फ किसकी बात की हमारे पास, बाइनरी कंपाउंड्स की। फिर इसने क्या कहा कि ये बाइनरी कंपाउंड्स को मैं क्या कर देता हूँ, अमोनिकल सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व करता हूँ। कि मान लो मेरे पास COCl3 था, उसने क्या कहा कि अगर हम अमोनिकल सॉल्यूशन लेते हैं यानी कि अमोनिया के अंदर डालते हैं, तो मेरे पास एक कंपाउंड बनेगा COCl3NH3। वो हमारे पास यहाँ पर कंपोनेंट देखेंगे कि हमारे पास कितने अमोनिया, तो जो बनेगा उसके बाद में उसके अंदर क्या डाल देती थी, AgNO3। उसने डाला कि AgNO3 डाल दो, तो देखा हमने क्या देखा कि COCl3 ऐसे उसने जो जो कंपाउंड्स लिए थे, यहाँ पर हमारे पास NH3 थे, उनके अमाउंट देखो भाई, हर जगह पर CO जो था उसके पास 6 लिगेंड एसोसिएट थी, 3 यहाँ पर थी, तो 3 क्या हो गई, NH3। फिर ये कहा कि हमने AgNO3 के साथ जैसे ही रिएक्शन करवाई इसने, तो क्या बन गया, एक तो हमारे पास क्लोरीन किसके साथ एसोसिएट हो गया, AgCl के साथ एसोसिएट हो गया, और बाकी जो हमारे पास किसके साथ बच गए, कोबाल्ट के साथ बच गए। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले हमारे पास अगर मान लो ये 3 है, स्टार्टिंग से मैं 6 को लेकर चलती हूँ, एक एक कम करके चली जाऊंगी। तो जैसे ही इसने रिएक्शन करवा के देखी, तो उसने क्या दिया कि यहाँ पर इसने 3 मोल ऑफ AgCl दे दिए। क्या दे दिए, 3 मोल ऑफ AgCl। इट मींस इसके अंदर से जो 3 क्लोरीन्स थे वो सारे के सारे किसके साथ निकल गए, सिल्वर के साथ निकल गए। तो कौन रह गया हमारे पास, CONH3 6। तो यहाँ पर ये हमारे पास क्या हो गया, ऑक्टाहेड्रल शेप हो गई। तो इसने बताया कि हमारे पास क्या, ऑक्टाहेड्रल शेप। अगर हमारे पास 3 ये निकल गए थे, तो भाई यहाँ पर मैं ऐसे लिख सकती हूँ 3Cl नेगेटिव, यानी कि इस टाइप का कॉम्प्लेक्स था कि यहाँ पर हमारे पास ये अलग से पार्ट निकला, जिसके कारण AgCl बन गया, और कितने मोल बन गए, 3 मोल ऑफ AgCl। तो ये भी मुझे कितना यूज करना पड़ेगा, 3। उसने डायरेक्ट बता रखा आप लोगों को, एक्सपेरिमेंट यहाँ पर करके नहीं दिखा रखा कि अगर मेरे पास 1 है, 2 है, 3 है, यानी कि 1 2 3 कितने भी हो सकते हैं AgNO3। तो फिर बात की इसने COCl3, पहले 6 थे, अब क्या रह गया 5NH3। जब 5NH3 देखा तो इसने क्या देखा यहाँ पर कि हमारे पास 2 मोल ऑफ AgCl बन रहे थे। क्या बन रहे थे, 2 मोल ऑफ AgCl। अब भाई 2 मोल ऑफ AgCl बने, मींस यहाँ से 2 क्लोरीन लिबरेट हो चुकी थी, 2 क्लोरीन लिबरेट हुई, तो हमारे पास क्या बन गया, CONH3 5, और यहाँ पर एक क्लोरीन भी थी, तो COCl, ये कॉम्प्लेक्स बन गया। थर्ड कहता है कि हमारे पास COCl3 था लेकिन 4NH3 थे, तो वो दे रहा था हमारे पास 1 मोल ऑफ AgCl। अगर 1 मोल ऑफ AgCl दे रहा था, मींस यहाँ से एक क्लोरीन लिबरेट हो चुकी थी, तो क्या बन गया था, COCl2 और NH3 4, ये कॉम्प्लेक्स लिख सकते हैं। उसके बाद फर्दर फिर इसने क्या देखा कि COCl3 4NH3, तो ये भी क्या दे रहा था, 1 मोल ऑफ AgCl। फिर इसमें और इसमें डिफरेंस क्या रह गया भाई, सेम कॉम्प्लेक्स ये दे देगा, है ना, सेम, इसका भी कॉम्प्लेक्स यही बनेगा और इसका भी कॉम्प्लेक्स यही बनेगा। इसमें डिफरेंस क्या रहा, डिफरेंस ये रहा कि ये दोनों के दोनों क्या है, आइसोमर। क्या है ये, आइसोमर का मतलब क्या था, which have the same empirical formula but different physical और केमिकल प्रॉपर्टीज, कि हमारे पास इनका फार्मूला तो सेम है, बट यहाँ पर भी 1 मोल ऑफ AgCl मिल रहा, 1 मोल ऑफ AgCl बन। तो यहाँ पर जब हमने इनके कलर की बात की, तो ये तो कैसा था, ग्रीन कलर का, और ये हमारे पास कैसा था भाई, वॉयलेट कलर का। मीन्स यहाँ पर इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होती हैं, अलग होती हैं, और इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होती हैं, अलग होती हैं। मीन्स ये किस टाइप के हैं, आइसो। अब यहाँ से देखो भाई, हमारे पास क्या देखा हमने, जब 6 थे तो हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 6 रहा, यहाँ पर भी हमारे पास 5 ये और एक क्लोरीन 6 रहा,
मींस 6 लिगेंड एसोसिएट है किसके साथ, कोबाल्ट के साथ। यहाँ पर देखो कि इसने हमारे पास क्या दे दिया, AgCl दे दिया, लेकिन 2 क्लोरीन और 4 अमोनिया है। तो यहाँ पर भी हम क्या देख रहे हैं भाई कि कोबाल्ट के साथ में 6 लिगेंड एसोसिएट है। तो हर के केस में हमारे पास 6 लिगेंड एसोसिएट थी, मींस सारे के सारे कैसे थे, ऑक्टाहेड्रल का। लेकिन इसने बात की थी कि हमारे पास प्राइमरी वैलेंसी क्या और सेकेंडरी वैलेंसी क्या। तो इसने क्या कहा, सबसे पहले कोऑर्डिनेशन नंबर को शो हमने लिंकेज शो कर दी ना, एक तो प्राइमरी वैलेंसी या सेकेंडरी वैलेंसी। सबसे पहले कहता है कि जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है वो कौन सी होती है और प्राइमरी कौन सी होती है। ये हमारे पास क्या है, सेकेंडरी वैलेंसी। मींस कि सेकेंडरी वैलेंसी द लिगेंड्स व्हिच आर एसोसिएटेड विद द सेंट्रल मेटल एटम इन ए कॉम्प्लेक्स, एक कॉम्प्लेक्स के अंदर जो भी लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम से एसोसिएट हैं उनको हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी वैलेंसी कहते हैं। और सेकेंडरी वैलेंसी का मतलब हम उनको क्या कह सकते हैं, सेंट्रल मेटल एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर भी कह सकते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब क्या है कि एक सेंट्रल मेटल एटम के सराउंडिंग में हमारे पास कितने लिगेंड्स प्रेजेंट है, क्या क्या हमारे पास प्रेजेंट है। तो हमारे पास क्या जाएगा, सेकेंडरी वैलेंसी कितनी आ गई, 6 आ गई। बट व्हाट इज द प्राइमरी वैलेंसी। अब हमने क्या कहा कि इसने क्या दिया, 2 मोल ऑफ Cl, तो उसको मैं क्या लिख दूं भाई, बाहर लिख दूं 2Cl नेगेटिव। इसने हमारे पास क्या दिया थे, 1 मोल ऑफ क्लोरीन, तो इस कॉम्प्लेक्स के बाहर में क्या लिख दूं, Cl नेगेटिव। यहाँ पर इसने कितने दिए थे हमारे पास, 3 मोल ऑफ AgCl, तो मैंने क्या लिख दिया 3Cl नेगेटिव। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्राइमरी वैलेंसी एंड द सेकेंडरी वैलेंसी। सेकेंडरी वैलेंसी the ligands which are associated with the central metal atom, and the primary valency हमारे पास क्या रहेंगे, how many numbers of the moles are formed, means AgCl कितने फॉर्म। बट अगर ये पूछे कि हमारे पास आयनाइजेबल या नॉन आयनाइजेबल कौन सी, देखो ये तो हमारे पास लिंकेज हो गई, सेंट्रल मेटल एटम से जो लिंकेज है वो हमने क्या कहा, सेकेंडरी वैलेंसी। बाहर जो निकले हैं वो हमने क्या कहा, प्राइमरी वैलेंसी। मींस प्राइमरी वैलेंसी तो हमारे पास क्या है, आयनाइजेबल। क्या है, आयनाइजेबल। आयनाइजेबल का मतलब क्या है, किसी दूसरे एटम्स के साथ, मींस ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, पॉजिटिव के साथ मिलकर एक क्या बना दिया, कंपाउंड बना दिया। मींस इनके ऊपर क्या प्रेजेंट है, आयंस प्रेजेंट है। जैसे ही इनको किसी सॉल्यूशन के अंदर डाला जाता है तो सिर्फ और सिर्फ किसने कंपाउंड बनाया, Cl ने। किसने बनाया, Cl ने। यहाँ पर 3Cl ने, यहाँ पर 1Cl ने और यहाँ पर 2Cl ने। तो इट मींस ये वाले जो बाहर काउंटर आयन है इसको क्या बोला जाता है, काउंटर आयन। तो इसके बाहर जो भी हमारे पास एटम्स आयंस की फॉर्म में प्रेजेंट है उनको हम क्या कहते हैं, प्राइमरी वैलेंसी कहते हैं। और प्राइमरी वैलेंसीज आर द आयनाइजेबल बट द सेकेंडरी वैलेंसी आर नॉट आयनाइजेबल। तो सेकेंडरी वैलेंसी अगर हम किसी सॉल्यूशन के अंदर इनको डालते हैं तो सेकेंडरी वैलेंसी कभी भी आयनाइज नहीं होती, कोई भी कंपाउंड की फॉर्मेशन नहीं करती। ये जो सारी चीजें थी किसने एक्सप्लेन की भाई, वर्नर ने एक्सप्लेन कर दी। कि वर्नर ने क्या कहा, हमारे पास सबसे पहले कि जो भी कोऑर्डिनेशन मेटल्स होती है वो 2 टाइप की लिंकेज दिखाती है, एक तो प्राइमरी वैलेंसी और एक सेकेंडरी वैलेंसी। सेकेंड इसने क्या कहा, जो प्राइमरी वैलेंसी है वो क्या होती है, आयनाइजेबल होती है, और सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है, नॉन आयनाइजेबल होती है। प्राइमरी वैलेंसी ही हमारे पास क्या बनाती है, बाहर से कंपाउंड बनाती है, यानी कि हाइड्रोलिसिस होने के बाद कंपाउंड बना देती है, या फिर कोई भी अनदर हम कंपोनेंट डालते हैं उसके अंदर क्या बना देती है, आयंस के साथ एसोसिएट होकर कंपाउंड बना देती है। लेकिन सेकेंडरी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद इसने क्या कहा, जितने भी सेंट्रल मेटल एटम के साथ क्या है, लिगेंड एसोसिएट है, वो उसका क्या कहलाता है, कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है। फिर फर्दर इन्हीं के बेसिस पर उसने क्या कर दिया, इनकी ज्योमेट्री, इनकी शेप को एक्सप्लेन किया कि अगर मेरे पास 6 लिगेंड एसोसिएट है सेंट्रल मेटल एटम के साथ तो वो क्या कहलाएगा, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। अगर हमारे पास कैसा है, मान लो कोई भी सेंट्रल मेटल एटम है, इसके साथ यही एसोसिएट होता तो वो हमारे पास क्या कहलाती, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, यानी कि टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। अगर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या होते, देखो 4 के अंदर भी 2 टाइप्स की आएंगी बेटा, कि अगर हमारे पास 4 लिगेंड एसोसिएट है तो उसके अंदर टेट्राहेड्रल भी हो सकता है और स्क्वायर प्लेनर भी हो सकता है। टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर में डिफरेंस क्या है वो हम लास्ट में देखेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, बट इट डज नॉट एक्सप्लेन द ज्योमेट्री
ऑन द बेसिस ऑफ वीक फील्ड लिगेंड एंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। ये इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, सिर्फ इसने क्या बता दिया कि मान लो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो ये क्या हो गया ऑक्टाहेड्रल, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो ये हमारे पास क्या हो सकता है टेट्राहेड्रल भी हो सकता है और स्क्वायर प्लेनर। इसने कहा कि NiCO4 फॉर एग्जांपल लेके कि ये हमारे पास क्या करता है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाता है, जबकि PtCl4 नेगेटिव हमारे पास कैसे बनाता है स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री बनाता है। But it does not explain how it is formed the tetrahedral and how it is formed the square planar geometry। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है भाई what is the difference between double salt and the complex compound। अब ये जितने भी हमारे पास कोऑर्डिनेट कंपाउंड बने थे मींस जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बने थे उनके बीच और डबल साल्ट के बीच डिफरेंस क्या होता है। डबल साल्ट की बात करूं तो इसका मतलब मैं कार्नेलाइट की बात कर लूं। अगर कार्नेलाइट की बात करते तो हमारे पास फार्मूला क्या होता भाई KCl MgCl2 into 6 वाटर मॉलिक्यूल्स, KCl into MgCl2 into 6 वाटर मॉलिक्यूल्स। क्या कहता है जैसे ही मैं इसको हाइड्रोलिसिस करवाती हूँ, जैसे इसको क्या करवाया जाता है हाइड्रोलिसिस करवाया जाता है तो हमें पता चल जाता है अलग अलग आयंस देता है K पॉजिटिव Mg2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। मीन्स हमें पता चल जाता है कि इंडिविजुअली इसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स हमारे पास से प्रेजेंट थे। बट जैसे ही हमारे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स है, मान लो क्या था हमारे पास CO CN6C11, अगर ये कॉम्प्लेक्स है हमारे पास जब इसको हाइड्रोलिसिस किया जाता है तो ये कॉम्प्लेक्स हाइड्रोलिसिस नहीं होता, ना ही हमारे पास कोई आयंस के अंदर डिसोसिएट होता है। मीन्स इसके अंदर हमें ये नहीं पता चलता कि इसके अंदर कोबाल्ट है साइनाइड है क्या क्या प्रेजेंट है हमारे पास। मीन्स आयनाइज नहीं होगा, आयनाइज नहीं होगा तो हमें कैसे पता चलेगा कि इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट है। मीन्स जिनसे मैन्युफैक्चर हुआ है ये एक बार जो मैन्युफैक्चर हो गया वापस से आयनाइज्ड नहीं हो सकता। इसकी प्रॉपर्टीज एज कंपैरिजन टू देयर आयंस क्या होती है डिफरेंट होती है, जबकि हमारे पास इनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं जिन भी आयन से मिलकर ये बना हुआ है उनकी प्रॉपर्टीज के अप्रोक्सीमेट क्या होते हैं सिमिलर होती हैं। और जैसे ही हाइड्रोलिसिस किया जाता है तो ये किसके अंदर चेंज हो जाती है इसके कॉरस्पॉन्डिंग आयंस के अंदर चेंज हो जाती है और वहां से हमें क्या पता चल जाता है कि इसके अंदर कौन कौन से आयंस प्रेजेंट है। उसके बाद इनकी कोऑर्डिनेशन आइडेंटिटी हमारे पास एंटिटी क्या है, उसके बाद इनका कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे कैसे निकालेंगे, कैसे इनकी शेप आएंगे, कैसे क्या स्ट्रक्चर, वो हम क्या करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है।